नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने हूँ दिल्ली से छपने वाले 12 अखबारों के साथ। किस अखबार में क्या छपा क्या छिपा हर रोज़ आपको बताता हूँ। कुछ खबरें, कुछ विश्लेषण, कुछ हेडलाइंस, कुछ सुर्खियों की पीछे की बात, और अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ मेरी बात। तो आज भी आपके सामने हूँ। कई खबर है दोस्तों, लेकिन एक अहम खबर है और उस खबर की तह तक समझना और उस खबर के मायने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ कोरोना का प्रोटोकॉल जुड़ा है, उसके साथ प्रधानमंत्री की अयोध्या में मौजूदगी जुड़ी है और उसके साथ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुखिया प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर जुड़ी है। तो ये खबर कई अखबारों में छपी है दोस्तों। मैं शुरू करता हूँ अमर उजाला और जागरण से। अमर उजाला में पहले पन्ने पर, हर अखबार में, वैसे ज़्यादातर अखबारों में पहले पन्ने पर है, अमर उजाला में पहले पन्ने पर एक बॉक्स खबर है। इतनी आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी कि महंत नृत्य गोपाल दास को एम्बुलेंस के जरिए गुरुग्राम भेजा गया है, क्योंकि उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया और बुधवार को जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे मथुरा में, और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और पाया गया कि पॉजिटिव है और उन्हें गुरुवार को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद उन्हें शिफ्ट किया गया। अब ये खबर क्यों मायने रखती है, पहले खबर पर, इस खबर को समझें कि हुआ क्या था। कि जब अयोध्या में 5 तारीख को भूमि पूजन हुआ था तो मंच पर सारे लोग मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री खुद थे, आरएसएस प्रमुख थे, योगी थे, वहाँ और लोग थे, खास लोग, जिसमें जो यूपी की राज्यपाल थी और बहुत सारे ऑफिसर। और एक तस्वीर जो अहम है, उस तस्वीर में 2-3 ऐसी तस्वीरें हैं। जब प्रधानमंत्री प्रणाम कर रहे हैं तब, जब प्रधानमंत्री मंच पर साथ हैं तब, महंत जी ने कहीं भी मास्क नहीं पहना है ज़्यादातर तस्वीरों में। अब ये अमर उजाला की खबर है और उसके बाद मैं समझाऊंगा विस्तार से और ये क्यों मायने रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहाँ मौजूद थे और कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक बीते 4 महीनों में हमने यही समझा है कि कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज के जो संपर्क में आता है वो क्वारंटीन होता है 14 दिन के लिए। अभी 8 दिन पहले की बात है। ये पॉजिटिव, तबीयत परसों खराब हुई, कल पॉजिटिव आए, अगर और पीछे जोड़ें तो 7 दिन बाद, उस 5 तारीख के 7 दिन बाद, और उसके बाद इन्होंने मास्क नहीं लगाया था। और उसके बाद जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भी जो इनके साथ मौजूद लोग हैं, पुजारी, किसी के 1-2 लोग मास्क में दिख रहे हैं, ज़्यादातर लोग मास्क में नहीं दिख रहे हैं, खुद महंत जी। इसके क्या मतलब है, जरा आगे बात करते हैं। ये हेडलाइन है अमर उजाला की, अंदर के पन्ने में है, पहले पन्ने पर सिंगल कॉलम, अंदर के पन्ने में है पेज नंबर 6 पर, पीएम सीएम समेत मंत्री और शीर्ष अफसर भी नृत्य गोपाल दास के संपर्क में आए थे। ये खबर है। इस खबर में पूरी जानकारी है कि कैसे 82 साल के जो महंत हैं नृत्य गोपाल दास, गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मची, और उसके बाद जब ये अयोध्या में थे तो पीएम सीएम समेत शीर्ष ऑफिसर और कई मंत्री उनके संपर्क में आए। उन्होंने 5 अगस्त को पीएम के साथ मंच साझा किया था, ये मैं जिक्र कर चुका, इसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने ही ट्वीट करके इनके बारे में जानकारी दी और मेदांता भेजने की जानकारी दी, जो गुरुग्राम भेजा जा रहा है। कई यूपी सरकार के कई मंत्री भी उनके संपर्क में आए थे। अब बात आ रही है, अब इसमें एक खबर है, पीएम के आने से पहले हुई थी जाँच। ये डीएम जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन और कार्यक्रम आरंभ होने से पहले महंत नृत्य गोपाल दास का एंटीजन टेस्ट कराया गया था, जिसमें वो निगेटिव पाए गए थे। ये इसमें लिखा हुआ है अमर उजाला में। लेकिन एक खबर दूसरी जागरण में है। अब बिटवीन द लाइंस आप समझिए और उसके मतलब निकाले जाने चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या है, कौन सी खबर सही है। जागरण के अंदर के पन्ने पर एक खबर है, मैं उसी खबर पर आ रहा हूँ चूँकि ये सबसे बड़ी खबर है। और जब देश के लिए एक प्रोटोकॉल बनता है, देश के लिए कायदे और विधान हैं, तो फिर वो विधान सब पर लागू होते हैं या नहीं, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि 2 गज की दूरी की बात प्रधानमंत्री ने कही है और ये लगातार 2 गज की दूरी को प्रचारित भी किया जाता है और हम मानते हैं अच्छी बात है, 2 गज की दूरी होनी चाहिए। अच्छा लग रहा है फ्रेम, अभी पीछे देख रहे हैं 2 कबूतर पीछे। खैर, तो प्रधानमंत्री ने कहा। अब ये जागरण में खबर है, ये महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना संक्रमित, लेकिन इसके साथ एक जानकारी है, भूमि पूजन के साथ नहीं था कोरोना का लक्षण। ये जागरण की खबर है, मैं अखबार को कोट करते हुए बता रहा हूँ। इसमें एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा गया है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के समय महंत नृत्य गोपाल दास की कोरोना की जांच नहीं हुई थी। सुनिएगा गौर से, अमर उजाला में डीएम के हवाले से है, जांच हुई थी और उन्हें
पॉजिटिव नहीं पाया गया। यहाँ कह रहा है जांच नहीं हुई थी, उनसे स्वघोषणा प्रपत्र भरवाया गया था, उस समय उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, इसलिए स्वघोषणा प्रपत्र सेल्फ डिक्लेरेशन भरवाया गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के भूमि पूजन के वक्त संक्रमित होने की कोई संभावना नहीं है, यह माना जा रहा है, यह आकलन है। लेकिन बेसिक बात है कि उनसे जो डिक्लेरेशन भरवाया गया था कि उनमें लक्षण नहीं है, जांच नहीं हुई थी। इसमें अगर देखें, वो कहता है अखबार की जांच हुई थी, लेकिन उसके बाद 8 दिन के बाद 9 दिन के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया जाना, अगर 5 तारीख से जोड़ते हैं और परसों तक 12 तारीख तक, 5 और 12 के बीच 7 दिन का गैप है, 7वें दिन उनको कोरोना पॉजिटिव होने के लक्षण मिले। लेकिन एक और अहम जो जरूरी जो कुछ तस्वीर आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वो मथुरा में भी थे जब जन्माष्टमी के मौके पर, हर अखबार में पहले पन्ने पर है, यहाँ भी नवभारत टाइम्स में है। राम मंदिर ट्रस्ट के महंत को कोरोना, भूमि पूजन पर पीएम के साथ थे, और पीएम के साथ जो हैं, ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री ने तो मास्क लगा रखा है, लेकिन महंत जी ने मास्क नहीं लगा रखा है। 82 साल उम्र थी, क्या उन्हें मास्क नहीं लगाना चाहिए था? उन्होंने नहीं लगाया, और कई मौक़ों पर उन्होंने मास्क नहीं लगाया। उनके आसपास जो लोग थे वो भी बिना मास्क में दिख रहे। और यहाँ क्या 2 गज की दूरी कहीं दिखेगी? आप तस्वीरों में गौर करिएगा, 2 गज की दूरी का जो विधान है या जो आचरण है या जो बात प्रधानमंत्री ने खुद कही, वो कहीं नहीं दिखती है। और उसके बाद अगर नहीं दिखती है तो उसके कुछ मायने, कुछ खतरे हैं क्या? अब जो खबर मैं बताना चाह रहा हूँ, जो तस्वीर के जरिए, अब देखिए नवभारत टाइम्स में अंदर के पन्ने पर खबर छपी है, महंत ने रात में कान्हा का अभिषेक किया, सुबह तबीयत बिगड़ गई। ये मथुरा की खबर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा, वक्त होगा तो मैं क्लोजअप इस तस्वीर की लगाऊंगा। इसमें महंत जी के साथ जन्माष्टमी कार्यक्रम में महंत के संपर्क में आए लोगों की तलाश हो रही है। 40 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जो उस समय उनके संपर्क में आए, जो जिलाधिकारी डॉक्टर भूदेव नहीं, कोविड के प्रभारी डॉक्टर भूदेव ने बताया है। लेकिन अब इस तस्वीर में मैं क्या देख रहा हूँ, गौर से अगर देखता हूँ तो महंत जी ने खुद मास्क नहीं लगाया है। उनके साथ इस तस्वीर में 5 लोग दिख रहे हैं, जिसमें से 3 ने मास्क नहीं लगाया, जो तस्वीर में दिख रहा है, और सब बहुत करीब हैं, 2 गज तो छोड़िए, 2 फीट दूर भी नहीं है, सब सट के खड़े हैं। अब सवाल उठता है, ऐसे वक्त में जब कोरोना को लेकर इतनी संजीदगी, इतनी चर्चाएं, इतनी बात हो रही है और कोरोना लगातार विस्तार कर रहा है, और ऐसे वक्त में क्या ये लापरवाही नहीं है? और अगर महंत जी को हुआ है, हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वो ठीक हों और जल्द स्वस्थ होकर निकलें और उनका सही इलाज हो। उन्हें मेदांता शिफ्ट किया गया है, लेकिन उनकी तबीयत खराब वहीं हुई जन्माष्टमी में, और उनके शिष्य महंत के हाथ स्पर्श कराकर खुद ही अभिषेक कर रहे थे। इस कार्यक्रम के बाद जहां ठहरे वहां उन्हें बुखार आया सीता आश्रम में, और उसके बाद उन्हें दिक्कत हुई। गुरुवार सुबह उन्हें ज़्यादा दिक्कत हुई, बुधवार की रात ही हल्की फुल्की उन्हें असहजता थी। तो बुधवार से अगर जोड़ते हैं तो 5 तारीख से बुधवार 12 तारीख, सिर्फ 7 दिन का गैप। अब ये खबर मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हर जगह खबर छपी है, ये मैं पहले इस खबर पर चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोटोकॉल की। ये खबर अमर उजाला में मैं आपको बता चुका, द हिंदू में भी पहले पन्ने पर है, द हिंदू में भी पहले पन्ने पर है। राम टेम्पल ट्रस्ट हेड टेस्ट कोविड पॉजिटिव, और इसमें भी वही खबर है कि उन्हें शिफ्ट किया गया। लेकिन इसमें एक जानकारी है, आपको पता होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हैं लाल किले से। तो इसमें एक जानकारी है सोर्सेज के हवाले से, हो सकता है हिंदू के संवाददाता जो अनुज कुमार है, जिनकी खबर है, उन्होंने जानने की कोशिश की होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन करने के लिए चिन्हित किया जा रहा होगा, कौन कौन उनके संपर्क में आए, अयोध्या में भी और मथुरा में भी। उसी में है कि पीएम ऑफिस के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ऑब्वियसली पीएम आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंस डे को एड्रेस करना है। अब ये बात सही है कि इंडिपेंडेंस डे को एड्रेस करना है, लेकिन सवाल उस विधान का है, उस प्रावधान का है, उस प्रोटोकॉल का है जो बनाया गया था। और उस प्रोटोकॉल में पहली बात तो महंत जी बिना मास्क के थे। महंत जी के साथ जितने पुजारी हैं उसमें ज़्यादातर लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। और उसके बाद महंत जी का कोरोना टेस्ट उस समय हुआ कि नहीं 5 तारीख के पहले, उसको लेकर कन्फ्यूजन। अमर उजाला लिखता है डीएम के हवाले से हुआ, जागरण लिखता है उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया था, अपना स्व प्रमाण पत्र दिया था कि मुझ में कोई लक्षण नहीं है। तो अब ये एक सवाल है, और उन्हें अगर पहले देखते हैं हम,
अगर शुरू के 3 महीने पहले, 4 महीने पहले तो कितना हड़कंप होता था किसी कोरोना पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कि कौन कौन उसके संपर्क में आए, और तुरंत लोग 14 दिन के लिए क्वारंटीन होते थे। तो क्या महंत जी के संपर्क में जो लोग आए, क्या उन्हें क्वारंटीन नहीं होना चाहिए? ये सवाल छोड़ता हूं आप पर, और वो भी तब जब महंत जी ने मास्क नहीं लगा रखा था और 7 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये सवाल है, और ये सबके लिए ये बात लागू होनी चाहिए, चाहे कोई गरीब आदमी नीचे वाला हो, चाहे सबसे ऊपर वाला हो। तो क्या इस प्रावधान का पालन होगा? इस सवाल के साथ इस खबर को छोड़ता हूं और दुआ करूंगा कि वो स्वस्थ होकर अस्पताल से लौटें। ऐसी खबरें हर जगह हैं, और इसमें बताने की कोशिश है कि उस समय उनमें लक्षण नहीं थे, और 5 अगस्त को कौन कौन लोग शामिल हुए थे उसकी पूरी लिस्ट हर जगह छपी है, और उसके बाद ये जानकारी है। खैर, अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हालांकि एक हड़कंप ज़रूर मची है, मथुरा में भी तलाश हो रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो रही है कि कौन कौन लोग उनके साथ थे, सबकी पहचान की जाए ताकि पता चले कि क्या मामला है। अब उसके बाद एक खबर है, एक सरकार की तरफ से जो टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो बड़ी खबर है, और लोगों के मतलब की है, आप सबके मतलब की है। हर अखबार की हेडलाइन है, टैक्स पेयर की होगी केयर, सेटिंग खत्म। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है। मैं इस खबर को बताता हूँ, उसके बाद बाकी खबरें भी है, हिंदू में भी है, बाकी अखबारों में भी है। जागरण की भी शायद पहली लीड यही है, पहली लीड जागरण की भी यही है, करदाताओं की सौगात, झंझट से मिली आज़ादी। उसके बाद एक्सप्रेस की भी यही लीड है, भास्कर की भी यही लीड है, और भास्कर की भी यही लीड है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की भी यही लीड है। ज़्यादातर अखबारों की लीड यही है। दैनिक हिंदुस्तान की भी यही लीड है, करदाताओं को आयकर दफ्तर के चक्कर से मुक्ति। नवोदय टाइम्स की भी यही लीड है। अब ये खबर बताता हूँ, उसके बाद एक खबर काशी की है, बनारस से, उस खबर पर बात करूँगा, और बाकी खबरों पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दोस्ती तो हो गई है, लेकिन क्या कहा है अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में, और वो कहकर, उनका वो कहना लगता है जैसे घाव पर नमक छिड़कने की तरह है। वो क्यों और क्या कहा वो आगे बात करूंगा। टैक्स अब टेरर मुक्त, ये भास्कर की हेडलाइन है। भास्कर ने ग्राफिक के जरिए समझाया, आप मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हो सकता है जानते होंगे, लेकिन एक अच्छी पहल ज़रूर है। अगर मैं इसकी इस तरह से बात करूं, जितना समझ में आ रहा है कि एक अच्छी पहल है। देश में 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, आयकर देते हैं। रिटर्न दाखिल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न दाखिल पिछले साल 5 करोड़ 65 लाख लोगों ने किया, लेकिन मैं टैक्स देने की बात कर रहा हूँ। अब इसमें जो कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट असेसमेंट की बात है कि जहां रिटर्न फाइल होगा उस शहर का अफसर केस नहीं देखेगा। ये बहुत दिलचस्प है। हम सब लोग टैक्स पे करते हैं 30 सालों से, लेकिन ये जानकारी दिलचस्प है। उस शहर का अफसर केस नहीं देखेगा। कंप्यूटर से देश के किसी भी अफसर को केस अलॉट हो सकता है। एक असेसमेंट 3 शहरों की टीमें करेगी। पहली टीम ड्राफ्ट असेसमेंट करेगी, दूसरे शहर की टीम रिव्यू, और तीसरी टीम उसे फाइनल करेगी। फ़ायदा क्या है ये सब भी इसमें लिखा है, भास्कर ने विस्तार से, अगर आप भास्कर देखते हैं, पढ़े, वैसे बाकी अखबारों में भी है। असेसमेंट करने वाले अफसर और करदाता कभी आमने सामने नहीं आएंगे। करदाता को परेशान नहीं किया जा सकेगा, अफसर और करदाता के बीच मिलीभगत नहीं होगी। और उसके बाद इसकी वजह है कि ऐसा किया क्यों, तो बताया है कि सरकार को आयकर अफसरों की द्वारा कारोबारियों के उत्पीड़न की शिकायतें मिल रही थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी समय से मांग कर रहे थे। अब तक सिर्फ 13 शहरों में ये व्यवस्था उपलब्ध थी, और चीफ कमिश्नर समेत सिर्फ 3 अफसर सर्वे करा सकेंगे। ये डिटेल जानकारी है, प्रधानमंत्री का इसमें बयान भी है। अब इसमें एक सवाल है, देखिए सैद्धांतिक तौर पर यह अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ऐसे ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा, यही देखना है। क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है, आप सब लोग जानते होंगे कि इनकम टैक्स में कितना भ्रष्टाचार है। कैसे इनकम टैक्स अफसर असेसमेंट में, कैसे इनकम टैक्स में रिटर्न दाखिल करने के बाद अगर आप उसमें रिफंड चाहते हैं तो, या कैसे इनकम टैक्स अफसर अलग अलग तरीके से परेशान भी करते हैं और करोड़ों के वारे न्यारे इनकम टैक्स अफसर करते हैं, रेड में, छापे में भी और असेसमेंट में भी। तो सवाल उठता है ये सारी चीज़ें क्या बदलेगी क्या?
टैक्स पेयर को जो जो बेनिफिट की बात की जा रही है, क्या वो बेनिफिट वाकई वैसे मिलेगी क्या? अब इसमें कहा जा रहा है कि कारोबारियों को परेशान करने के लिए किए जाने वाले सर्वे में कमी आएगी, कारोबारियों के मन में डर कम होगा, आयकर विभाग में होने वाले संस्थागत भ्रष्टाचार में कमी आएगी। और ये इसलिए बॉक्स में छापा है भास्कर ने। बदलाव क्यों? कई बार रेंज स्तर के आयकर अधिकारी कारोबारियों पर दबाव बनाने के लिए सर्वे का सहारा लेते थे। सर्वे की धमकी दी जाती है, सर्वे के लिए बाकायदा टारगेट रखा जाता है। ये बहुत दिलचस्प है, सही बात है। आप कई बार जिसको आप छापे समझते हैं अखबारों में या चैनल पर, जब आपको दिखती होगी कि फला कारोबारी के 50 दफ्तरों पर छापे, 10 शहरों में छापे, कई बार वो सर्वे होता है और उस सर्वे से ही हड़कंप मच जाता है और बाद में कुछ नहीं निकलता है, लेकिन उस सर्वे की आड़ में करोड़ों की डील कई बार होती है। एक डर और खौफ होता है और बाहर परसेप्शन यही बन जाता है कि सर्वे हुआ मतलब उसने बड़ा घोटाला किया होगा, टैक्स चोरी की होगी। तो ये इसमें कहा गया है, सारे अखबारों में है और ये मैं थोड़ा और समझूंगा। और प्रधानमंत्री का इसमें बयान भी है और इसमें है कि टैक्स चुकाने वालों को 3 बड़े अधिकार मिले और उसके बाद टैक्स पेयर चार्टर होगा, फेसलेस अपील होगा, अपील करता अफसर एक दूसरे से अनजान रहेंगे। एक ये कहने की कोशिश है इस प्रावधान के तहत कि आप एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो शायद जो वो लेन देन का खेल होता है वो शायद आसान होगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के ईमानदार करदाता का जीवन आसान बनाना है, ये मकसद है। इस तरह के पारदर्शी कराधन ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत की, इस तरह से ये शुरू हुआ है। और फेसलेस आकलन करदाता चार्टर गुरुवार से लागू हो गए। तो चलिए, ये खबर है। अगर आप टैक्स देते हैं तो अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग जो टैक्स चोरी करते हैं, हमारी चिंता बार बार यही होती है। मैं बार बार कहता हूँ, कई बार मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, न्यूज़ 24 का एडिटर था, तब भी बहुत सारे इलाकों में, देश के हर शहर में बहुत सारे बाज़ार, पूरे के पूरे बाज़ार बिना बिल, बिना रसीद, बिना पर्ची के सामान बेचते थे, अभी भी बेचते हैं। हालांकि वो कम हुआ जीएसटी के बाद, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक समय था 2 साल 4 साल पहले का, मुझे याद है कि अब जैसे दिल्ली में बाज़ार है, अगर जगतपुरी मार्केट है, जो लोग दिल्ली में हैं जानते होंगे, कमला नगर मार्केट है, तिलक नगर मार्केट है, दक्षिण दिल्ली के मार्केट हैं, पूरा गुरुग्राम का एमजी रोड का मार्केट है, जो फर्नीचर मार्केट है, घर बनाने के लिए जितने तरह के सामान खरीदते हैं उनके बाज़ार हैं। ये सारे, इवन पूरा चांदनी चौक, ये सब कैश में पैसे लेते थे। आप 20 लाख रुपए का सामान कैश दीजिए और ले लीजिए। तो समझिए, जो ट्रेडर रोज लाखों की डीलिंग कर रहा है, लाखों के सामान बेच रहा है, कैश में बेच रहा है और उसको देने वाला आदमी कैश में दे रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी जो उसका ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके पास पैसे की कमी नहीं, अथाह पैसा है। 50 करोड़ का अगर कहीं बंगला बन गया दक्षिण दिल्ली में, हो सकता है उसकी कीमत कागज पर 5 करोड़ दिखाई जाए, क्योंकि 40 करोड़ के सामान जो खरीदे गए, बंगले में लगा दिए गए, सारे कैश में थे, खरीद और बिक्री दोनों। ये कुछ कमा है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए देश में 130 करोड़ की आबादी में अगर इतने कम टैक्स पेयर हैं तो सोचिए कि कितने लोग टैक्स की चोरी करते हैं। और इसमें अब एक आंकड़ा है और मैं जानता हूं, अब अगर आप किसी भी शहर में जाएंगे दक्षिण दिल्ली में या जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में आप देखेंगे करोड़ों के बंगलों हैं, करोड़ों के, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के बंगले हैं, उनके पास 5 गाड़ियां हैं, अय्याशी वाली जिंदगियां हैं। पता चला वो टैक्स ही नहीं देते, साल में 1 लाख भी टैक्स नहीं देते, वो टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वो पूरा धंधा कैश में कर रहे हैं। अब इसी में जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 5.65 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा। 57% लोगों ने अपनी आमदनी 2.5 लाख से कम बताई सालाना, 2.5 लाख से कम, और यानी टैक्स ही नहीं भरा क्योंकि एग्जम्प्टेड है। और 1% लोगों ने अपनी आमदनी 50 लाख से ज़्यादा घोषित की। और आप किसी शहर के किसी मोहल्ले में, बड़े संभ्रांत मोहल्ले में चले जाए तो लगेगा कि उनकी कितनी आमदनी हो सकती है। तो इस देश में टैक्स चोरी बहुत बड़ी समस्या है और मैं कहूँगा कि सरकार अगर इस पर शिकंजा कसती है, टैक्स चोरी पर। देखिए, नौकरी पेशा के लिए क्या है, आप नौकरी करते हैं, आपका टैक्स वहीं कटता है, जिस स्लैब में होते हैं वहीं से टैक्स कटता है, नहीं तो टीडीएस कटता है। और आप 20% के स्लैब में हैं तो 20% कटेगा, 30% के स्लैब में तो 30% कटेगा, उससे ऊपर के स्लैब में है तो सरचार्ज कटेगा। तो नौकरी पेशा के पास गुंजाइश नहीं है,
लेकिन कारोबार में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग कारोबारी होंगे मेरे इस यूट्यूब पर, वो अपने दिल को टटोल कर देखें कि कितना पैसा वो खरीद बिक्री व्हाइट में करते हैं। अब मैं कहूँगा कि जीएसटी के बाद इस पर बहुत लगाम लगी है, बहुत लगाम लगी है, लेकिन फिर भी ये धंधा चालू है, कैश का धंधा चालू है, बड़े पैमाने पर चालू है, हर इलाके में चालू है। कई बार स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया है, कई बार, और न्यूज़ 24 में तो पूरा एक बार मैंने किया था अली बाबा 40 चोर, 40 बड़े बड़े ट्रेडर्स जो तिलक नगर के हैं, और वहाँ करोड़ों की बिक्री होती है फर्नीचर की। सारे के सारी दुकानें कैश में डील करती थी 3 साल पहले, अभी भी करती होगी। अब वो क्या करेंगे, आपसे पैसा लेंगे जीएसटी का, और आगे क्या करते हैं वो अलग कहानी है। लेकिन फिलहाल तो ये एक अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं कहूँगा करदाताओं को सौगात झंझट से मिली आज़ादी, इसी तरह की सकारात्मक हेडलाइन है। और करदाताओं को आयकर दफ्तर के चक्कर से मिले मुक्ति। हम लोगों को तकलीफ ये होती है कि हम टैक्स देते हैं और जो टैक्स नहीं देते हैं वो मौज करते हैं, करोड़ों की टैक्स चोरी करते हैं। उन पर शिकंजा कसने का अभी तक मुझे नहीं दिखता है, या सरकार की वो नीयत नहीं दिखती है। पता नहीं उसकी वजह क्या है, मैं नहीं जानता। चलिए, तो ये खबर है। उसके बाद एक हिंदू में खबर है, बनारस से मेडिकल ऑफिसर की डेथ हुई और उसके जो बॉडी है वो बॉडी बदल के उनको मॉर्चरी से जो बॉडी मिली वो खबर है कि वो कुछ किसी और की थी, और ये उसमें डॉक्टर्स में काफ़ी नाराज़गी है। हिंदू में खबर है, ये बता दूं, और उसके बाद इसका हिंदी हिस्सा मैं बता देता हूं, जिसमें है कि डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर की जगह अस्पताल प्रशासन ने किसी और का शव उन्हें दे दिया। बाद में अस्पताल के डिप्टी सीएमओ का शव हरिश्चंद्र घाट भेजा गया, तब जाकर डिप्टी सीएमओ की अंत्येष्टि हो सकी। इसमें है कि डिप्टी सीएमओ जंग बहादुर की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें उपचार के लिए बीएचयू के सुंदरलाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अस्पताल में आईसीयू में भर्ती डिप्टी सीएमओ का उपचार के दौरान मंगलवार की देर रात निधन हुआ। बीएचयू के मॉर्चरी स्टाफ की ओर से बुधवार को डिप्टी सीएमओ के डेथ सर्टिफिकेट के साथ रैपर पैक्ड बॉडी अंत्येष्टि के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शमशान घाट पहुंचाई गई। डेड बॉडी को विद्युत शवदाह गृह में भेज भी दिया गया। बाद में जब उनके परिजन पहुंचे तो पहचान हुई कि ये तो उनकी बॉडी नहीं है। बीएचयू प्रशासन की ओर से इस बात की पुष्टि की गई कि डॉक्टर जंग बहादुर की डेड बॉडी अभी मॉर्चरी में ही है। और उसके बाद ये कहानी है, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर नाराज़ हैं, उनको सुविधाएं जो हैं वो नहीं हैं। इसी में खबर है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग में आपसी तालमेल नहीं है, और कोरोना की बिगड़ती स्थिति के बीच प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच असहज स्थिति है। और उसके बाद प्रशासन के दबाव की वजह से जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी के प्रभारियों ने बुधवार को सीएमओ के दफ्तर पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा दे दिया था, और चिकित्सा अधिकारियों ने डिप्टी कलेक्टर पर धमकी देने का आरोप भी लगाया था। उनका आरोप है कि कोरोना के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर ने 9 अगस्त को एक पत्र लिखा था जिसमें अब तक किए गए कार्यों को अपर्याप्त बताया गया था। डिप्टी कलेक्टर ने अनावश्यक दबाव बनाते हुए सभी प्रभारियों को दोषी ठहराया था, और उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी थी। इसी के बाद लोग नाराज हैं और लोगों ने सामूहिक इस्तीफे दिए थे। हालांकि खबर में एक निचला हिस्सा ये भी है कि सीएमओ ने कहा है वीबी सिंह ने कि डॉक्टर उस समय गुस्से में थे, अब उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है बॉडी किसी और की देना। ये घटनाएं 3-4 बार हुई है। ये कितनी बड़ी लापरवाही और चूक है, ये बड़ा सवाल है। और ये हो रहा है कहाँ? बनारस में। बनारस क्यों अहम है? प्रधानमंत्री का इलाका है। तो ये खबर है। अब जो खबर एक है, देखिए दिलचस्प है, जो आपको पता होगा कि किस तरह से राजस्थान में पैचअप हुआ अशोक गहलोत और इनके बीच, सचिन पायलट के बीच, और उसके बाद अब दोनों साथ मिले। कांग्रेस के तमाम नेताओं की मौजूदगी में दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई, और उसके बाद उन तस्वीरों से संदेश देने की कोशिश की गई कि सब कुछ अब ठीक हो गया। और उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सचिन पायलट, उनके समर्थक विधायक, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, और उसके बाद सदन में शक्ति परीक्षण की बात अब की जा रही है। अशोक गहलोत भी ऐसा चाहते हैं, बीजेपी की तरफ से भी आ रही है बात कि बीजेपी चाहती है, अब जो होना होगा होगा। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सरकार तो बच गई, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं लगातार पहले दिन से कह रहा था कि अशोक गहलोत मैनेज कर लेंगे, ये उनमें कैपेबिलिटी है। पहले वीडियो से मैं लगातार यही बात कह रहा था कि सरकार बचने की संभावना ज़्यादा है, पायलट के शिकस्त खाने की संभावना ज़्यादा है।
हर वीडियो में मैंने यही बात कही है, हुआ वही। लेकिन आज ये क्यों बात कर रहा हूँ, अब देखिए, अमर उजाला में खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी यही है, विधायक दल की बैठक में बोले गहलोत, बागियों के बिना भी साबित कर देते बहुमत। यही खबर इकोनॉमिक टाइम्स में। अब देखिए, ये इसी को मैंने कहा कि घाव पर नमक छिड़कने की तरह है, चिढ़े को और चिढ़ाने की तरह है। यही इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, लेकिन कॉलम है, लेकिन खबर यही है कि हम उनके बिना भी बहुमत साबित कर देते, हिंदी में जो लिखा हुआ है। अब सुनिए कि ये लोग गए, बहुत सारे लोग लौट के बुद्धू घर को आए, कह भी रहे हैं सोनिया गांधी से मुलाकात, प्रियंका गांधी से मुलाकात, राहुल गांधी से मुलाकात। उसके बाद सचिन ने कई चैनल पर इंटरव्यू दिए, हर जगह उन्होंने उसके बाद भी अपनी शिकायत बताई। शिकवे शिकायत के बाद उन्होंने कहा कि कैसे उनसे बात की गई, उन्होंने तमाम बातें, वापसी की वजह बताई, कहा कि कांग्रेस ही मेरी पार्टी है, मैं कहाँ जाता, ये सब चीज़ें। लेकिन अब जब वो गए हैं, जब वो तस्वीर आ रही है, जब वहाँ दोस्ती की शुरुआत की तस्वीर संदेश देने की कोशिश हो रही है, वैसे मौके पर यह तस्वीर जो है अमर उजाला में पायलट केसी वेणुगोपाल और गहलोत की छपी है। उस मौके पर यह कह देना कि बहुमत तो इन 19 विधायकों के बिना भी साबित कर लेते, लेकिन खुशी ना होती, अपने तो अपने होते हैं। जो विधायक नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी दूर करेंगे, वो चाहें तो अभी मिल लें या बाद में। तो उन्होंने कह दिया कि आप आ तो गए हुजूर, लेकिन आपके बिना भी हम बहुमत साबित कर देते। अगर मेरी राय, मैं अपनी राय कहूं तो ये कहने से गहलोत को बचना चाहिए था। जब वो लोग आ गए, कई बार कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो जो घर आ जाए उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, न सिर्फ उसको फिर उसकी औकात, उसकी हैसियत बताते। इससे बचना चाहिए था। और अशोक गहलोत पहले भी नाकारा, नालायक, गद्दार, निकम्मा, न जाने क्या क्या सचिन पायलट को कह चुके। ये एक बात मैं सचिन पायलट की तारीफ करूंगा कि सचिन पायलट ने शब्दों का ऐसा इस्तेमाल कभी नहीं किया। 32-33 दिन जो भी ड्रामा चला, कभी ऐसी बात नहीं कही। उनका आकलन गलत हुआ, उनको समझने में भूल हुई। शायद उन्हें लगा कि हम सरकार गिरा पाएंगे, या शायद लगा कि बहुत जल्दी हाईकमान, पार्टी हाईकमान उनके सामने सरेंडर करेगा। दोनों चीज़ें नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने उस तरह से बयान नहीं दिए जो अशोक गहलोत ने कहे। और अब अशोक गहलोत का कहना, तो मैं कहूँगा कि ये कहने से अशोक गहलोत को हर हाल में बचना चाहिए। और उसके बाद अब हैप्पी मोमेंट की खबर है, हैप्पी रीयूनियन की खबर है हर जगह। एक खबर जो इकोनॉमिक टाइम्स में है, उस पर फिर आता हूँ। बिहार में दिलचस्प हो रहा है। बिहार में चूँकि चुनाव होना है और अक्टूबर की बात है, नवंबर में विधानसभा का गठन होना चाहिए। ये एक बॉक्स है, मैं ये भी कोशिश करूँगा दोनों तरफ बॉक्स लगा दूँ, चिराग और नीतीश को लेकर। चिराग पासवान लगातार वोकल हो रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। गठबंधन में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उनके टारगेट पर नीतीश कुमार है। और हालांकि ये हर चुनाव के पहले होता है कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान हाल में आए हैं, 5-6 सालों से उनकी भूमिका बढ़ी है, खासतौर से 2014 के बाद से। लेकिन हर चुनाव के समय थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग होती है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा टिकट पाना, टिकट वितरण में ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी, और जो भी इनका मकसद हो। और एक महत्वाकांक्षा है, पासवान भी चाहते हैं कि उनका बेटा आगे मुख्यमंत्री बने और सत्ता के केंद्र में आने के लिए जो भी उसके लिए तरीके अख्तियार किए जाएं, उसमें पासवान लगे होते हैं। अब जो इसमें चिराग पासवान ने हमले किए हैं नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार को एक तरह से उनकी बात देखें तो एकदम पूरी तरह से उनकी नाकामियां गिनाई है। कुमार अंशुमन की रिपोर्ट है, और कोई मौका नहीं छोड़ते जब नीतीश कुमार पर हमलावर हो चिराग पासवान। जैसा कि मैंने कहा, गठबंधन में है उसके बावजूद। और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना की है, जो विकास का एजेंडा है उसकी आलोचना की है। और उन्होंने कहा, मेरा खुद का विकास को लेकर बिहारी फर्स्ट का मेरा एजेंडा है। और उसके बाद उन्होंने पूरी बात 15 साल में नीतीश ने क्या किया है उसको लेकर उनका एक एंटी नीतीश एक नज़रिया है। इसमें केसी त्यागी की सफाई भी है, जिसमें केसी त्यागी ने कह दिया है कि अमित शाह चूँकि पहले कह चुके हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, इसलिए ऐसी बातें बेमानी हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक बात और है जो इसने कहा था पासवान ने कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही पहले एक राय दी थी, एक सुझाव दिया था, सलाह दी थी राज्यों को भी कि कोविड टेस्ट बढ़ाए जाएं, जिसको लेकर इन्होंने भी कहा कि कोविड टेस्ट बिहार को ज़्यादा करना चाहिए। तो वहाँ ललन कुमार जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनका एक बयान था कि कालिदास की तरह है। और
अब अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टेस्ट बढ़ाए जाएं और बिहार में कोरोना की हालत ख़राब है और संक्रमित मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है, अस्पतालों की दुर्दशा की खबरें भी आ रही है, और अगर उसी को आगे बढ़ाया तो मैं भी कहूँगा चिराग ने गलत क्या कहा। लेकिन कालिदास की तरह, मतलब कालिदास क्यों चर्चित हैं? जिस पेड़ पर थे उसी पेड़ को की उसी शाख को कुल्हाड़ी से काट रहे थे। तो इसका मतलब बिहार के नेता भी नहीं चाहते कि वहाँ कोविड के ज़्यादा टेस्ट हों। उसका जवाब फिर उन्होंने वही दिया है। लेकिन एक दूसरा सिंगल कॉलम है, जेडीयू बीजेपी होपफुल ऑफ टाइमली पोल्स इन बिहार। इसमें है जेडीयू बीजेपी यकीनन जल्दी चुनाव चाहती है। आरजेडी लगातार इस चुनाव को डिले करने, तेजस्वी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि अभी चुनाव अगर होंगे, या वो दल हैं जो लाशों पर चुनाव चाहते हैं। अभी बिहार में कोविड की स्थिति खराब है, लगातार संक्रमित लोग आ रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति खराब है, ये लगातार वो बयान देते रहते हैं। और उनका है कि सितंबर अक्टूबर में तो अभी कोरोना का पीक आना है, इसलिए चुनाव टाला जाए। ये अभी स्थितियाँ हैं। चुनाव आयोग ने सुझाव मांगा था राज्यों से, पार्टियों ने सुझाव दे दिए। अब देखना है कि होता क्या है, किस तरह से वो चीज़ें आगे बढ़ती है। उसके बाद एक खबर है इकोनॉमिक टाइम्स में ही, आप सबको पता होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और बड़े ऐलान करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, इसी में एक इकोनॉमिक टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, और ये इसलिए कि सबकी दिलचस्पी है कि इस बार कौन लोग होंगे लाल किले में प्रधानमंत्री के साथ, और नीचे कौन होंगे, कितने मंत्री हिस्सा लेंगे, बहुत बड़ी भीड़ होती है। तो इसमें एक सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं रेड फोर्ट पर, लाल किले पर प्रधानमंत्री के साथ होंगे, और एक आकलन है कि इतने लोग होंगे, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर छापी है, मैं इसलिए बोल देता हूँ, पता नहीं कल क्या होता है। इसमें है कि पीएम टू लॉन्च नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने पहले भी छापी थी, उसी को मेंशन किया है। मैंने भी उस दिन इस पर हेडलाइन, शायद पहली स्टोरी मैंने भी उस दिन यही बताई थी कि प्रधानमंत्री नेशनल हेल्थ मिशन का ऐलान कर सकते हैं। सबकी दिलचस्पी ये जानने में भी होती है कि प्रधानमंत्री लाल किले से क्या बोलेंगे। तो इसमें ये कहा जा रहा है, और उसका मकसद है कि देश के जो नागरिक हैं उनका हेल्थ कार्ड हो, उनका पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स हो, डेटा सिस्टम हो, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिससे गांव के लोग, छोटे शहरों के लोग, गरीब लोग डॉक्टर्स से आसानी से अपॉइंटमेंट ले सके, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल और ग्रामीण हॉस्पिटल तक उनका डेटा हो, और उनका जो ट्रीटमेंट आसानी से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनका आसानी से ट्रीटमेंट हो सके, जहां भी उसके आधार पर वो ट्रीटमेंट के हकदार हैं। इसके लिए एक डिजिटल हेल्थ मिशन की लॉन्चिंग का ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है। बाकी मोटे तौर पर जो खबरें हैं वो मैं आपको बता चुका, एक बार फिर मैं देख लेता हूं ताकि पता चल जाए। एक खबर दिल्ली की है, हिंदुस्तान और अखबारों में भी छापी है। बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बुजुर्ग पिता को शोहदों ने लाठी और क्रिकेट बैट से पीटा। ये नवोदय टाइम्स के पहले पन्ने पर है, लेकिन ये हिंदुस्तान और अखबारों में भी है कि एक बुजुर्ग पिता को, कुलदीप कात्याल हैं, जिन्हें बुरी तरह से पीटा गया, और इसलिए कि उनकी बेटी से छेड़खानी का आरोप है। हालांकि उसमें कहा जा रहा है कि झगड़े की वजह कुछ और थी, उनकी बेटी के पास कोई कुत्ता था, वो घुमाने निकलती थी, खुला छोड़ देती थी, जो भी है। लेकिन फिलहाल इसमें यह है कि बेटी से छेड़खानी के विरोध पर पिता की हत्या, और उसके बाद महिला बोली पिता और पति और भाई पिटते रहे, गुहार के लिए कोई नहीं आया। दिल्ली में इस तरह की घटना बहुत पहले भी 2-4 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, और ये थोड़ी सी अमानवीय बात लगती है कि किसी को 4 लोग मिलकर, 3 लोग मिलकर पीट दें, और हालांकि इसमें 8-10 लोगों की बात है, लेकिन कोई बचाने नहीं आए। इसमें यही खबर है कि कुलदीप के सिर पर बैट से प्रहार किया गया, उसके बाद बुरी तरह से पीटा गया। बुराड़ी इलाके की घटना है, और विवाद कुत्ते के भौंकने को लेकर शुरू हुआ, और उसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो थोड़ी सी बेचैन करने वाली खबर है। ये अमानवीयता की खबर है कि कैसे एक इंसान को पीट कर कुछ लोग मार देते हैं। एक यूपी के विधायक वाली खबर है, हाथ पैर टूट जाएंगे, बुढ़ापे में जुड़ेंगे नहीं। ये एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता होगा। जो यूपी के विधायक हैं, उस वीडियो में पहले कहा गया था कि विधायक के साथ बदसलूकी हुई, और लेकिन दूसरी खबर आ गई थी, अलीगढ़ से आई थी खबर, दूसरी खबर आ गई थी कि पुलिस वाले ने एक वीडियो पुलिस वालों की तरफ से रिलीज़ किया गया, वायरल किया गया, जिसमें पता चला विधायक भी बदसलूकी कर रहे थे। इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वक्त खत्म हो रहा है।
बेंगलुरु को लेकर बहुत खबरें हैं, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल भी है, अमर उजाला और नवभारत टाइम्स के अखबारों में बहुत विस्तार से छापा है कि बेंगलुरु के मामले में कैसे जांच से पता चल रहा है किस तरह से बेंगलुरु में लोगों ने दंगा की, दंगाइयों की हरकत। अब ये खबर है नवभारत टाइम्स में, महज 5 लोगों ने 800 की भीड़ को भड़काया था। बेंगलुरु की खबर है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, बड़ी साजिश का इशारा, और उसके बाद इसकी जांच हो रही है कौन लोग इसके पीछे थे, क्योंकि 60 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे और 250 से 300 गाड़ियां कही जा रही हैं फूंक दी गई थी। और ये मैं 2 वीडियो में ये बात कर चुका हूं कि किसी भी सूरत में ऐसे दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये उत्पात, ये एक फेसबुक पोस्ट को पढ़कर ऐसे अगर दंगा करने लगें तो देश के कायदे कानून का कोई मतलब नहीं है। चाहे जो लोग भी हों, चाहे उनके पीछे जो लोग हों, सबकी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल है, बेंगलुरु's डार्क नाइट, और इसमें ये खबर है कि पनिश द कल्प्रिट्स, और उसके बाद जो भी आरोपी हैं, जो भी उसके लिए दोषी हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई हो। पहली हेडलाइन इसको लेकर है। कमला हैरिस, जिस पर कल भी जिक्र किया मैंने, इंडियन मदर टॉट मी टू फाइट फॉर चेंज। कमला हैरिस पर नज़र रखिए, सबकी दिलचस्पी भी है भारतीय के नाते, और बहुत सारी खबरें, जानकारियां लगातार आएंगी। कमला हैरिस को लेकर एक खबर मैं किसी में सर्वे देख रहा था किसी अखबार में, जिसमें ये लग रहा है कि कमला हैरिस की स्थिति बेहतर है, और भारत के लोग अगर उन्हें भारतीय मानकर खुश होते हैं तो शायद खुश होने का मौका अमेरिका से खुश होने की जानकारी आ सकती है। एक सर्वे है जो मुझे सिर्फ अभी हिंदुस्तान में दिखा, मे भी बाकी जगह छपी हो, जिस सर्वे में लिखा हुआ है कि ये सर्वे अमेरिका के सर्वेक्षण समूह 538 ने ये सर्वे किया, विश्लेषण किया, जिसमें लग रहा है कि व्हाइट हाउस की दौड़ में ट्रंप को पछाड़ने के लिए जो बाइडन के पास 71% चांस हैं। जो बाइडन ट्रंप को पछाड़ सकते हैं, इसकी गुंजाइश 71% ज़्यादा है। और अगर ये होता है तो न सिर्फ कमला हैरिस का इस बार उपराष्ट्रपति बनने की गुंजाइश है, बल्कि जो कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद जब जो बाइडन बाहर होंगे सीन से, उम्र भी होगी और वो उस दावेदारी में नहीं होंगे, तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति, अगली राष्ट्रपति कमला हैरिस बन सकती है। इसको लेकर तमाम आकलन और कयास। फिलहाल ये वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, यही बात खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी आप सबसे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा। नमस्कार।